हिसाब अगर जज से मांगो तो तौहीन अदालत, मौलवी से मांगो तो काफिर और जर्नैल से मांगो तो गद्दारी। ये कौल है खान अब्दुल गफ्फार खान अल मारूफ बाचा खान का, जिसे दुनिया सरहदी गांधी के नाम से भी जानती है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अमन, मोहब्बत और भाईचारे के लिए वक्फ कर दी। ये शख्सियत न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरी दुनिया में अपने उसूलों और अमल से एक मशाल राह बनकर उभरी। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस एहसास शख्सियत की सियासी जिंदगी, उनकी खुदाई खिदमतगार तहरीक और पख्तून कल्चर में अमन पसंदी लाने में उनके किरदार पर रोशनी डालते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 को जिला चारसदक के गांव अतमान ज़ई के मोहम्मद ज़ई कबीले में एक अहम शख्सियत बहराम खान के यहाँ पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पख्तून खानदान से था और ये एक ऐसा खानदान था जो माजी में अपने जंगजोई के लिए मशहूर था। लेकिन खान साहब खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो मुज़ाहमत की हिमायत तो करता है लेकिन अदम तशद्दुद के साथ, अमन के साथ और मोहब्बत के साथ। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद में गुजारा, लेकिन उनकी जंग हथियारों से नहीं बल्कि एहतजाज और मुकालमे के जरिए थी। उनका ईमान था कि पख्तूनों को आज़ादी और खुदमुख्तारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन इस आज़ादी का हुसूल न सिर्फ खूनरेज़ी के बगैर मुमकिन था बल्कि उसमें इंसानियत और अखलाकी इक़दार का एहतराम भी जरूरी था। यही वजह है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने इंडियन आज़ादी के मरकजी रहनुमा मोहनदास करमचंद गांधी के अदम तशद्दुद की पॉलिसी को अपनाया और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में उनको अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पाबंद सलासल गुजारना पड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान को पेशावर के मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद फौज में भर्ती किया गया था, मगर अंग्रेज अफसर के मुकामी सिपाहियों के साथ जिल्लत आमेज सलूक को देखकर फौज में जाने का अपना इरादा तर्क कर लिया। कहा जाता है कि बाचा खान के फलसफे अदम तशद्दुद की बुनियादें 4 थी। पहले इस्लाम, खास तौर से पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी। वो कहते हैं कि मैंने पैगंबर इस्लाम से अदम तशद्दुद सीखा। फिर तसव्वुफ, जिसका जनूबी एशिया में बड़ा असर था। तीसरे बुद्ध मत, जो इस्लाम से पहले इस इलाके में बड़ा मजहब था। और चौथे, उन्होंने पख्तून वली या पख्तून ज़ाब्ते हयात में नन्ना वाती या माफी के उसूल को अपनाया। बाचा खान ने अपने लोगों से कहा कि दुश्मन का मुकाबला पुरअमन तरीके से करना भी पख्तून वली है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून कल्चर और रवायात को हमेशा इज्जत दी, लेकिन वो चाहते थे कि इन रवायात में इस्लाह हो और उनके अंदर अमन और भाईचारे के उसूल शामिल किए जाएं। पख्तून वली के उसूल, जो कि अमूमन जंगजुई और दुश्मनों के खिलाफ सख्त रवैये को फरोग देते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनमें इंसानियत, भाईचारा और अदम तशद्दुद की इक़दार को शामिल किया। उनका मानना था कि पख्तूनों की असल ताकत उनकी मोहब्बत, एहतराम और अमन पसंदी में छुपी हुई है। यूं बाचा खान ने पख्तूनों में उनके तारीखी, तहजीबी और रवायती अदम तशद्दुद का नए सिरे से एहया किया और अदम तशद्दुद को तारीख में पहली बार एक नजरियाती और साइंसी बुनियाद फराहम की और हर हाल में पख्तूनों को अमली तौर पर इस फलसफे पर इतना कारबंद किया कि दुनिया दंग रह गई। और इसी फलसफे की बुनियाद पर अंग्रेज जैसी जाबिर कौम को बरसगीर से जाना पड़ा। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार तहरीक की बुनियाद रखी, जिसे उर्फ आम में रेड शर्ट्स मूवमेंट भी कहा जाता है। इस तंजीम में नज़्म व ज़ब्त की खातिर सिपाही से लेकर जर्नैल तक ओहदे होते थे और तहरीक में शामिल होने वाले हर रजाकार को बाकायदा हलफ उठाना पड़ता था। खुदाई खिदमतगार का अहद था कि वो न सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करेंगे बल्कि उनके लिए एक रोशन और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। और यही वो विरासत है जिसने बाचा खान को न सिर्फ पख्तूनों के दिलों में बल्कि पूरी दुनिया में एक मुनफरद मुकाम अता किया। खुदाई खिदमतगार तहरीक का सबसे अहम उसूल था कि एक पख्तून न सिर्फ अपने इलाके के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम करे। इस तहरीक ने तालीम को आम करने, पसमानदा तबकों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने और मुख्तलिफ कबाइल में इत्तेहाद कायम करने में भी मरकजी किरदार अदा किया।
बाचा खान ने गांव-गांव जाकर आजाद स्कूल के नाम से 130 से जायद बुनियादी तालीमी इदारे कायम किए और अंग्रेज इस्तेमार के खिलाफ पख्तून अवाम में शऊर बेदार करने के साथ साथ लोगों को गाँव की सफाई जैसे रिफा आमा के काम पर भी लगा दिया। अपने इलाके का खान होने के बावजूद उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़ी और दूसरों को भी सफाई की तरगीब दी। बाचा खान से मुतासिर होकर लाखों अफराद ने उनकी खुदाई खिदमतगार तहरीक में शमूलियत अख्तियार की। खुदाई खिदमतगार तहरीक ने हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत की। बाचा खान ने न सिर्फ बरतानी हुकूमत के खिलाफ अदम तशद्दुद के जरिए मज़ाहमत को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी मिसाली शख्सियत और कायदाना सलाहियतों की बदौलत मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बसने वाले पख्तूनों को सियासी और समाजी तौर पर मुतहरिक किया। उनकी तहरीक ने बरतानी साम्राज्य के खिलाफ पुरअमन एहतजाज, मार्च और बरतानी मसनूआत का बायकाट किया। इन सरगर्मियों का मकसद अवाम में गैर मुतशद्दिद मज़ाहमत के उसूलों को फरोग देना था, लेकिन साथ ही पश्तूनों की खुदमुख्तारी की भी बात की और उनके हुकूक की जंग लड़ी। उनका मानना था कि बरतानवी हुकूमत पश्तूनों को नजरअंदाज कर रही है और उसके खिलाफ एहतजाज जरूरी है। तहरीक ने बरतानवी टैक्सों, अस्करी हिकमत अमली और साम्राज्य पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया, जिससे हुकूमत को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बाचा खान की खुदाई खिदमतगार तहरीक को अवाम में पज़िराई मिली। 1930 में जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने बरतानवी राज के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, तो खुदाई खिदमतगार तहरीक की जानिब से उनकी हिमायत की गई। खुदाई खिदमतगार तहरीक की मकबूलियत और बरतानवी हुक्काम के खिलाफ मज़ाहमत ने शदीद जबर को जन्म दिया। बरतानवी हुकूमत ने बाचा खान समेत तहरीक के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। बाचा खान ने अपनी जद्दोजहद के दौरान 30 साल जेल काटी और 8 साल जलावतन रहे। बावजूद इसके कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बार बार कैद किया गया, उन्होंने अदम तशद्दुद के अपने उसूलों को तर्क न किया और आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखी। बाचा खान और उनके पैरोकारों ने न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी हिंद की जद्दोजहद में हिस्सा लिया। बाचा खान ने आज़ादी हिंद की जद्दोजहद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का साथ तो न दिया, लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और उनके रहनुमा मोहनदास करमचंद गांधी का भरपूर साथ दिया। खुदाई खिदमतगार तहरीक, साल्ट मार्च और क्विट इंडिया तहरीक जैसे अहम कौमी एहतजाजात में शामिल हुई। ये तंजीम इतनी मकबूल हुई कि 1937 के इंतखाबात में शुमाल मगरबी सरहदी सूबे यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा न कर सकी। इन इंतखाबात में कांग्रेस ने 50 में से 19 नशस्तें जीत ली थी। 1939 में कांग्रेस ने जंग अजीम दुयम के मौके पर जब बास शराइत पर अंग्रेजों की हिमायत की, तो बाचा खान ने कांग्रेस से एहतजाजन अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन जब बाद में कांग्रेस ने अपने फैसले पर पेशमानी का इजहार किया, तो बाचा खान ने भी दोबारा इत्तेहाद बहाल किया। 1944 के इंतखाबात में बाचा खान हिंदुस्तान के मरकजी दस्तूरसाज असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में भी वो पाकिस्तान की दस्तूरसाज असम्बली के मेंबर रहे। बाचा खान ने फरंगी दौरे हुकूमत में बरसगीर की आज़ादी के लिए जो जंग लड़ी, उसमें कामयाब हुए और अंग्रेज बरसगीर छोड़ने पर मजबूर हुए। ताहम कायम पाकिस्तान के बाद मुल्क में लूट खसूट, समाजी नाइंसाफी और जुल्म के खात्मे और एक ऐसे माशरे के कयाम जिसमें गरीब भी आसूदा हाल हो के लिए तवील जद्दोजहद जारी रखी, जिसके बिना पर अंग्रेज दौर हुकूमत के बाद पाकिस्तान में भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। उनका इंतकाल 1988 में हुआ। उनकी तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में की गई। बाचा खान का फलसफा आज भी पश्तूनों और पूरे जनूबी एशिया में गैर मुतशद्दिद मज़ाहमत और समाजी इंसाफ के लिए एक अहम हवाला है। उनका ये पैगाम आज भी इतना ही अहम है जितना कि वो उनकी अपनी जिंदगी में था। उनका पैगाम ये था कि किसी भी मसले का हल तशद्दुद नहीं, बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत में है। आज जब दुनिया में बहुत सारी जंगें और सियासी कशीदगियां हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान का पैगाम हमें याद दिलाता है कि एक बेहतर दुनिया के लिए हमें अपने इख्तिलाफात को नजरअंदाज करके अमन के रास्ते पर चलना होगा।